स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनालिटी थ्योरी में एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे, द सीजन्स ऑफ आवर लाइफ। लेकिन एरिक्सन की थ्योरी पढ़ने से पहले हम इनके बायोग्राफी पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, इनके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए हैं, इन्होंने जिस तरह ह्यूमन बीइंग को डिफाइन किया है और जो ह्यूमन पर्सनालिटी में जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, इन्होंने जिस अंदाज में उसको इलेबोरेट किया है, तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इनकी पर्सनल लाइफ जो है, इनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ने क्या रोल प्ले किया है एक थ्योरी को डेवलप करने में। एरिक एरिक्सन वॉज बोर्न इन 1902 इन जर्मनी। इनके बायोलॉजिकल फादर कोई और थे, लेकिन ये अपने स्टेप फादर के साथ जो थे वक्त गुजारते थे। एडॉप्टेड फादर के साथ ज्यादा वक्त ये इसलिए गुजारते थे, इन्होंने खुद को उनके साथ एसोसिएट किया क्योंकि डैड पर्सन यूज्ड टू लव हिम एंड ट्रीट हिम वेल, तो इसलिए ये उनके ज्यादा क्लोज हुए। हालांकि इन्होंने अपने आप को बायोलॉजिकल फादर के साथ भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। इसीलिए एरिक एरिक्सन जो थे, उनमें एक आइडेंटिटी डायलेमा का प्रॉब्लम जो है वो नजर आता है। फिर इसके अलावा एक और इशू था कि इनके पास एडवांस डिग्री नहीं थी, और वो एडवांस डिग्री ना होने की वजह से ये जिन फील्ड्स में काम करते रहे, जहां जहां काम करते रहे, वो भी इनके अंदर एक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने का सबब बना। इनकी फैमिली लाइफ की वजह से और इनके रिलेशन की वजह से इन्हें कुछ और भी तरह के इश्यूज फेस करने को मिले। चूंकि ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, फ्रैंकफर्ट में रहते थे और फादर इनके ज्यूइश थे, तो वो इन्हें स्कूल में भी इस तरह की प्रॉब्लम जो थी अपने फादर के रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम फेस करने को मिली। ये जो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट और डायलेमा का प्रॉब्लम जो एरिक्सन में चलता रहा, एरिक्सन ने इससे खुद भी आगे चलकर डिस्क्राइब किया है कि किस तरह एक आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी के दरमियान जो प्रॉब्लम होता है, वो किस तरह इंसान को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है और कितना उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। एरिक एरिक्सन जो थे, उनके पास कोई एडवांस डिग्री नहीं थी और उनकी एजुकेशन जो थी हाई स्कूल से आगे नहीं गई, लेकिन इसके बावजूद एरिक्सन जो थे वो बहुत पैशनिस्टिक थे और वो काम करते रहे, बहुत क्रिएटिव इंसान थे और उन्होंने बड़े ओरिजिनल और नॉवेल आइडियाज भी प्रेजेंट किए। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, जो बहुत माना जाता है, क्रिएटिव इनका आइडिया था, वो था आइडेंटिटी क्राइसिस का आइडिया। एरिक्सन को फ्रॉइड जैसे एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला। वियना में कुछ रहे और वहां वो फ्रॉइड के साथ काम करते रहे। एरिक्सन ने एना फ्रॉइड के साथ एनालिसिस में ट्रेनिंग भी हासिल की और इस ट्रेनिंग की वजह से वो इस काबिल हो गए कि वो चाइल्ड एनालिसिस कर सकते थे। फ्रॉइड के साथ रहते हुए इन्होंने फ्रॉइड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में अंडरस्टैंड किया, वो उनसे इंस्पायर्ड भी थे, लेकिन बहुत से पॉइंट्स में उन्होंने डेविएट भी किया। लेकिन इन्होंने फ्रॉइड से के साथ मिलकर बहुत सी प्रोफेशनल एक्टिविटीज को सीखा, वो कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं, स्पेशली जो चाइल्ड एनालिसिस है और किस तरह एक पर्सन को आप एनालाइज करेंगे, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से आप इंटरप्रेट करेंगे। हालांकि एरिक्सन के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी और ये एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी होती है कि आप उस स्टेटस को हासिल नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। जाहिर है, अगर एक पर्सन के पास एक एकेडमिक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, और एक दूसरा पर्सन है वो जितना भी स्किल्ड हो लेकिन उसके पास एकेडमिक डिग्री नहीं है, एडवांस डिग्री नहीं है, तो वो उसके इक्वल तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी इस डेफिशिएंसी के बावजूद एरिक्सन को एक बहुत रिस्पेक्ट मिली उनके काम की वजह से, उनकी क्रिएटिविटी की वजह से और उनकी स्किल्स की वजह से। दूसरा ये था कि उस जमाने में चाइल्ड एनालिसिस के हवाले से मेडिकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं थी और एरिक्सन को खुद भी इस प्रोफेशन में, स्पेशली चाइल्ड एनालिसिस में बहुत इंटरेस्ट था। वो इसको एज ए प्रोफेशन परस्यू करना चाहते थे। एरिक्सन डेनमार्क में भी रहे, इसके बाद वो यूएसए में चले गए, वहां भी उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू किया। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइको एनालिसिस को एज ए मेंबर ज्वाइन किया, हालांकि उनके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं थी। अब एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने जब एक हार्वर्ड में एक साइकोलॉजी के ग्रेजुएट कोर्स के लिए कोशिश की तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इसके बाद ये इनकी लास्ट एफर्ट थी फॉर्मल एडवांस एजुकेशन के लिए। डिस्पाइट दैट ही
डिडंट डिटैच ऑन सेल्फ फ्रॉम हार्वर्ड, और वो ये उनके साथ अटैच रहे और उस इदारे के साथ और काम करते रहे, और इन्होंने उस दौरान जो है चाइल्ड एनालिसिस में बहुत ये इन्वॉल्व रहे, और उन्होंने पुअर और वेल्थी, हाई स्टेटस, अपर क्लास और लोअर क्लास के हर तरह के बच्चों को इन्होंने असेस किया और उनके साथ काम किया और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। एरिक्सन ने एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी काम किया जो लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्राम था, उस पर बहुत वर्क किया। इसके बाद इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में टीचिंग पोस्ट ऑफर हुई, इन्होंने ज्वाइन भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज शॉर्ट लिव, तो बहुत वो नहीं था, ज्यादा अरसे चल नहीं सकी कुछ मसाइल की वजह से। फिर जब ये ईस्ट कोस्ट में वापस आए तो जॉब ऑफर हुई, उन्होंने उसे ज्वाइन किया, और ये सेंटर जो था ये बेसिकली चाइल्ड सेक्रेटरी में स्पेशलाइज था, चाइल्ड सेक्रेटरी पर काम करता था, इसलिए इन्हें मजीद चाइल्ड एनालिसिस के हवाले से काम करने का मौका मिला। इन 1960 में ये ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्हें एक प्रोफेसर की पोस्ट जो थी वो ऑफर हुई और इन्होंने ज्वाइन किया, और इसके अलावा हार्वर्ड में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक डेवलपमेंट थी इनकी लाइफ में, क्योंकि इनके पास एकेडमिक क्रेडेंशियल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करना इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। बहरहाल ये सारी उम्र बहुत एक्टिव रहे। 1994 में इनकी डेथ हुई, लेकिन टिल द एंड ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और ये स्पेशली बच्चों के राइट्स के हवाले से एडवोकेट करते रहे, उसमें बड़ा इनका एक्टिव रोल था, एल्डरली के हवाले से काम करते रहे, और इनका जो एम्फेसिस है वो लोगों पर है, नेशन पर नहीं है। इन्होंने लोगों को अहमियत दी, उनकी अहमियत बताई कि इंसान की अहमियत होती है, लोगों की अहमियत होती है, पर इन्होंने बहुत काम किया, और जो भी इनके व्यूज थे उनको ये एडवोकेट किया बहुत बेहतर अंदाज में, और इनका आपको नजर आएगा इनकी जब आप थ्योरी पढ़ेंगे कि ये किस तरह ह्यूमन बीइंग को जो है वो डिफाइन करते हैं। इसके अलावा इनके बेशक ये जो बहुत सारे पॉइंट्स में ये फ्रॉइड के साथ एग्री करते थे, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हाईली ओरिजिनल हैं और बहुत वैल्यूएबल हैं। इनके आइडियाज बड़े क्रिएटिव हैं, और इन्होंने स्पेशली आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से जो काम किया उसको बहुत माना जाता है। चलिए एरिक्सन की थ्योरी की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हाउ डिड एरिक्सन व्यू अ पर्सन और ह्यूमन। एरिक्सन की थ्योरी पर आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आएगा फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट का, और इनको न्यू फ्रॉइडियंस में भी मार्क किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, और ये खुद भी फ्रॉइड से बहुत उनके लिए डिवोटेड थे, उनके साथ काम किया, ये उनको लीडर भी मानते हैं, और इन्होंने उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज किया, उनको वैल्यू दी और उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एरिक्सन को फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट से एग्री भी वो करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जितना उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, जितना वो उन एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व थे चाइल्ड एनालिसिस और ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से, तो जैसे जैसे वो काम करते गए तो उन्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो उन्होंने जो दिए वो उनके अपने ओरिजिनल आइडियाज थे। लेकिन फ्रॉइड के हवाले से एरिक्सन जो है उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे और उनके आइडियाज को बहुत अहमियत देते थे। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर एरिक्सन ये कहते हैं कि क्रिएटिव जो लोग होते हैं उन्हें एक करेज चाहिए होती है टू मेंटेन ऑन आइडेंटिटी और टू वर्क इन द लाइट ऑफ ऑन ओरिजिनलिटी, कि अगर एक पर्सन जो है वो क्रिएटिव है और वो काम करना चाहता है तो उसके अंदर वो करेज होनी चाहिए कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो उसको बाहर लाए, वो किस तरह उसको बाहर लाएगा। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट होता है क्रिएटिव लोगों के लिए कि वो उसको करें, क्योंकि हर पर्सन के अंदर अगर वो क्रिएटिव भी है तो बाज़-औक़ात उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करे, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करे या अपने ओरिजिनलिटी को मेंटेन करे। इसके अलावा फ्रॉइड के जो कॉन्सेप्ट्स थे, एरिक एरिक्सन ने डीएम्फेसाइज किया सेक्सुअल मोटिवेशन को, कि आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए जो सेक्सुअल मोटिवेशन है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे ईगो है। तो एरिक्सन जो है फ्रॉइड के मुकाबले में ईगो को एक पॉजिटिव पावर के तौर पे लेते हैं कि ये वो पावर है जिसके जरिए इंसान अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है, अपनी पहचान बना सकता है और एक
अपनी सोसाइटी में अपना एक स्टेटस मेंटेन कर सकता है, प्रोडक्टिव जो है वो एक पार्ट बन सकता है अपनी कम्युनिटी का इस ईगो की बेस पर। तो ये भी इनका जो था बिल्कुल फ्रॉइड के तरीके से थोड़ा सा हटके था कि इन्होंने उसको ईगो को ज्यादा एक पावर के तौर पर लिया कि ह्यूमन बीइंग की एक ताकत है। ईगो को आप एक ताकत के तौर पर ले, एक पावर के तौर पर ले, एक क्वालिटी के तौर पर ले जो उसे हेल्प करती है, अपनी पहचान करवाती है और अपनी सलाहियतों को मनवाने में भी हेल्प करती है। फिर इसके साथ ये लोगों के मिशन पर ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि पर्सन हैज एम इन लाइफ, उसका लाइफ में कोई मिशन होता है और वो मिशन जो होता है दैट इवॉल्व्स अराउंड द लाइफ स्पेन डेवलपमेंट, उसकी पूरी जिंदगी में वो मिशन होता है और वो उस मिशन को लेकर चलता है और वक्त के साथ वो ग्रो करता चला जाता है। ये नहीं है कि वो अपने अनरिजॉल्व ट्रॉमा जो है उसके चाइल्डहुड के बैड एक्सपीरियंसेस बस उन्हीं को रिजॉल्व करने में और उन्हीं को डील करने में वो अपनी जिंदगी गुजार ले और उसकी सारी एफर्ट इसीलिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एरिक्सन कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का एक मिशन होता है, उसके कुछ एम्स होते हैं, वो जो जिंदगी गुजारता है वो उसी के अकॉर्डिंगली होती है। क्योंकि एरिक्सन ये कहते हैं कि अगर सब कुछ जो है वो आपके चाइल्डहुड में है तो इसका मतलब है कि कोई और ही गलतियों का जिम्मेदार है, फिर तो दूसरे की वो फॉल्ट ही, फिर तो आप अपने फॉल्ट को कंसीडर ही नहीं करेंगे और ना ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पावर पर आपका ट्रस्ट होगा कि आपकी जो लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आप काम हैं, आप उनको कर सकें, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकें और अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। फिर तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर तो हर बंदा ये कहेगा कि ठीक है मेरे चाइल्डहुड में ये हुआ था, उसने मेरे साथ ये किया था, फिर तो सारी जिंदगी उसकी दूसरों को ब्लेम करते चली जाएगी और वो दूसरों को ही जो है वो उनके ही फॉल्ट को देखेगा, वो अपने फॉल्ट को नहीं देखेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो एक बच्चा जो है अगर वो 6 साल का है, 7 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का, उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, फिर बच्चे का फॉल्ट तो ना हुआ, वो तो फिर उस एडल्ट का हुआ। लेकिन हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे हमें किसी ने हमें हार्शली ट्रीट किया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमें अपने अंदर की एबिलिटी को खुद एक्सप्लोर करना होता है और अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करनी होती है कि हम अपनी खराबियों को, अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकें। अब अगर हम एरिक्सन के कॉन्सेप्ट्स को देखें तो एरिक्सन जो है ना कंप्लीटली फ्रॉइडियन है और ना ही न्यू फ्रॉइडियन है। इन शॉर्ट एरिक्सन जो है उनको ना फ्रॉइडियन कंसीडर किया जाता है, ना ही कंप्लीटली न्यू फ्रॉइडियन कंसीडर किया जाता है। उनकी थ्योरी जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टू बी कॉल्ड साइकोएनालिटिक। अब वो इनकी थ्योरी में आपको कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे, एंथ्रोपोलॉजी के भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सोशल फैक्टर्स भी नजर आएंगे और उसको ओवरऑल करके उन्होंने साइकोएनालिटिक कंसीडर कर लिया है। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऑन द टास्क एंड पोलैरिटी ऑफ लाइफ। द टास्क ऑफ लाइफ थीम इज एट द हार्ट ऑफ एरिक्सन थ्योरी। अब जो लाइफ में आपके टास्क होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में और एरिक्सन की थ्योरी में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि एक जिंदगी के में कुछ आपके टास्क होते हैं जिसको आपने फुलफिल करना होता है। टू एरिक्सन लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कि आपकी जो जिंदगी है तो वो जाहिर सी बात है वो उसमें चेंजेस आ रही हैं, फिर चैलेंजेस हैं, लाइफ है तो उसके साथ चैलेंजेस भी हैं, जिंदगी है तो आपके साथ प्रॉब्लम भी हैं, तो वो चीजें चलती रहती हैं। वो आपको डेवलपमेंट आपकी जो है वो थ्रू आउट द लाइफ आपकी डेवलपमेंट चलती है और एक पर्सन जो है वो नए नए टास्क सीखता रहता है। आप देखें कि जब आप बच्चे होते हैं तो आपकी लाइफ डिफरेंट होती है, फिर आप टीन एज में आते हैं, फिर आप एडल्ट लाइफ में आते हैं, फिर आप शादी करते हैं, तो प्रायोरिटीज भी चेंज होती जाती है, नए नए टास्क आते जाते हैं, नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाती हैं, तो ये स्टक तो नहीं किसी पॉइंट पर आप हो सकते हैं। तो लाइफ के साथ चैलेंजेस भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहते हैं। अब एरिक्सन कहता है कि हाउ वेल पीपल कॉन्कर द टास्क ऑफ अ गिवन स्टेज डिटरमिन्स टुवर्ड विच ऑफ टू पोल्स दे माइग्रेट, one representing positive development, the other negative development। अब आप देखेंगे पोलैरिटी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 डायमेंशन है, एक एक्सट्रीम पर आपको नेगेटिव चीजें नजर आती हैं तो दूसरी तरफ आपको पॉजिटिव चीज नजर आती है और उनके दरमियान एक बैलेंस रहता है। तो अब होता क्या है कि आपकी लाइफ में जो टास्क हैं, जब आप हर स्टेज पर आपको जो डिफरेंट टास्क हैं आप उन टास्क को फुलफिल करते जाते हैं, तो वो जितना आप उसको करते जाएंगे उसी से पता चलेगा कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो किस साइड पर है, कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट की तरफ से जा रहे हैं। कि एक पर्सन अगर एक काम करता है और वो उसको अपनी कोई वीकनेस है उसको दूर भी करता है, अपने
इस टास्क को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है, तो वो फिर इसका मतलब है कि वो जो पोलैरिटीज ऑफ लाइफ है वहां पर वो पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, उन टास्क को, उसकी जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इट्स मीन उसकी डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रही है। और इसी तरह एक इंसान के अंदर एबिलिटी होती है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको रिजॉल्व करता चला जाता है। रेजोल्यूशन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रेंथ, वर्च्यू arising from dominant movement toward the positive pole. With resolution comes the ability to face the challenges of the next stage. अब हर स्टेज पर जो टास्क हैं, जो चैलेंजेस हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक पर्सन जब उसको रिजॉल्व करता है तो वो एक पर्सन की डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रहा होता है, उसकी एक स्ट्रेंथ को बता रहा होता है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन की क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ है कि हर लाइफ स्टेज पर उसको जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको कैसे कोप अप कर रहा है, किस सिचुएशन को कैसे कोप अप कर रहा है, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है उसको वो किस तरीके से रिजॉल्व कर रहा है। अब जो ये स्ट्रेंथ होगी ये पॉजिटिव पोल की तरफ लेकर जाएगी, इसकी मूवमेंट जो होगी पॉजिटिव पोल की तरफ होगी। क्योंकि अगर पर्सन में स्ट्रेंथ ना हो, दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर पर्सन जो है ये उसकी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर वो नेगेटिव पोल की तरफ जाएगी। और अब देखें कि जब ये रेजोल्यूशन जो है ये इतना ज्यादा वो करता चला जाएगा, इसका मतलब है कि पर्सन के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो चैलेंजेस को जो है वो फेस कर सकता है जो नेक्स्ट स्टेज पर आने हैं। सपोज अगर आप एडोलेसेंट एज में हैं तो एडोलेसेंट एज में कुछ लाइफ चैलेंजेस होंगे, कुछ प्रॉब्लम भी होंगे, डिफरेंट सिचुएशन होगी प्रॉब्लमेटिक। इस स्टेज पर अगर आप उसको प्रॉपरली आप उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं, उस सिचुएशन से, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कोप अप कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, ये आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। जब ये स्ट्रेंथ आपकी होगी तो ये स्ट्रेंथ आपको पॉजिटिव पोल की तरफ लेकर जाएगी, आपकी मूवमेंट पॉजिटिविटी की तरफ होगी। फिर यही आपकी एबिलिटी आपके अंदर फर्दर उसको, आपकी स्किल को पॉलिश करेगी कि अब आप जब एडोलेसेंट फेज से जब आप एडल्ट फेज में एंटर होंगे तो एडल्ट फेज के भी कुछ लाइफ टास्क आपके सामने, चैलेंजेस आपके सामने, तो ये आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप करेंगे कि अब आप एडल्ट लाइफ में जब एंटर हुए तो वहां जो चैलेंजेस होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, आप उसको भी कोप करने के काबिल हो जाएंगे। तो इंसान को डिस्कस करते हुए, एक ह्यूमन बीइंग को, एक पर्सन को डिस्कस करते हुए एरिक्सन का पॉइंट व्यू ये है कि इंसान जो है वो उसकी डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती है। डिफरेंट स्टेजेस पर उसके डिफरेंट उसकी टास्क होते हैं, लाइफ टास्क होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, चैलेंजेस भी होती हैं, और एक पर्सन जो है वो उसको रिजॉल्व करता है। जो सक्सेसफुली रिजॉल्व करता है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, और जो नहीं कर पाता वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। और यही चीजें जो है उसको इस काबिल बनाती हैं कि वो नेक्स्ट स्टेज पर आने वाले प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करता है। और इसके अलावा एरिक्सन इंसान के बारे में कहता है कि उसकी यकीनन उसके अंदर ईगो है, लेकिन वो ईगो उसकी पावर है, आप उसको पावर के तौर पर लें। और इंसान जो है वो अपनी फॉल्ट जो है वो खुद देखने होते हैं, और उसमें सिर्फ चाइल्डहुड ट्रॉमा या चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के साथ ही अटैच होकर नहीं रहना होता, बल्कि उसे आगे की तरफ बढ़ना होता है।